उत्तर प्रदेश के बरेली में उस वक्त हंगामा मच गया, अफरा तफरी मच गई जब जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग पुलिस वालों से भिड़ गए। इससे वहां के हालात पटरी से उतर गए। उन लोगों ने सड़क पर पहले बवाल किया और जब पुलिस के जवानों ने रोकने की कोशिश की तो वो भड़क गए। इसके बाद उन लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने हालात संभालने के लिए पत्थर फेंक रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। बवाल कर रहे लोगों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस की लाठियों से बचने के लिए कुछ लोग वहां से भाग निकले, जबकि कई लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ये पूरा बवाल आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर शुरू हुआ। कानपुर के रावतपुर इलाके से आई लव मोहम्मद विवाद शुरू हुआ था। इसी महीने की 4 तारीख को 12 वफात के जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर और बैनर लगा दिए थे। इस पर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने आपत्ति जताई थी, जिससे माहौल गर्मा गया था। बाद में पुलिस ने बैनर हटवाने के साथ 20 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज कर लिया था। सभी पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने जैसी धाराएं लगाई गईं। पुलिस के मुताबिक 12 वफात जुलूस के दौरान दूसरे समुदाय के धार्मिक पोस्टर फाड़े गए थे। उसी को लेकर FIR दर्ज की गई थी, जबकि मुस्लिम समुदाय ने आरोप लगाया कि आई लव मोहम्मद नारे को अपराध की तरह पेश किया गया। इसी को लेकर बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से शहर के इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की। उनकी अपील पर जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ सड़क पर उतर आई। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब भीड़ उग्र हो गई और उसमें शामिल लोगों ने पुलिस के जवानों पर पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने भी तुरंत मोर्चा संभाला और पत्थर फेंक रहे लोगों को खदेड़ने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया। सड़क पर हंगामा और बवाल कर रहे लोगों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। पुलिस की लाठियों से बचने के लिए लोग भाग खड़े हुए। कुछ लोग वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन कई लोगों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। कुछ लोग भागने के चक्कर में सड़क पर गिर गए। इसके बाद पुलिस के कुछ जवान उन पर लाठियां लेकर टूट पड़े। पुलिस के इस एक्शन की वजह से बरेली के इस्लामिया इंटर कॉलेज के पास भगदड़ मच गई। कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी सड़क खाली हो गई। सड़क पर जूते चप्पलों का अंबार लग गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके को सील कर दिया गया। बाजार बंद करवा दिए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। पूरे इलाके में ये फ्लैग मार्च इसलिए ताकि लोगों को यहाँ पर काबू में किया जा सके। आप देखेंगे तस्वीरों में यहाँ पर पुलिस बल है, भीड़ यहाँ पर लोगों। बरेली में बवाल इसलिए हुआ क्योंकि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने आई लव मोहम्मद के समर्थन में मुस्लिम समुदाय के लोगों से शहर के इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी और इसी वजह से पूरे बरेली शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस की कई टीमें लगा दी गईं। हालात बेकाबू न हो, इसे देखते हुए पुलिस ने दुकानों को बंद करवा दिया। मौलाना तौकीर रजा के घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। यहां तक कि ड्रोन से भी निगरानी शुरू की गई। लेकिन इसके बाद भी बरेली में कई जगहों पर बवाल हो गया। तौकीर रजा की अपील पर जुमे की नमाज के बाद लोगों की भीड़ इस्लामिया ग्राउंड की तरफ कूच कर गई, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इससे नाराज होकर भीड़ ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहां धार्मिक नारे लगाए जाने लगे। भीड़ में शामिल कई लोग पुलिस वालों से उलझ गए। इस दौरान पुलिस के अधिकारियों ने सड़क पर बवाल और हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, उनसे प्रदर्शन खत्म करने और घर लौटने की अपील की। लेकिन लाख समझाने और मनाने के बाद भी बरेली की सड़कों पर हंगामा खत्म नहीं हुआ। लोगों की भीड़ हर कीमत पर इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की जिद पर अड़ी रही। इसी वजह से वहां के हालात बेकाबू होते चले गए। इसके बाद पुलिस ने भी बवाल कर रहे लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से भीड़ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। भीड़ में शामिल लोग पुलिस वालों से भिड़ गए। इसकी वजह से वहां के हालात और खराब हो गए। बिगड़ते हालात को संभालने के लिए पुलिस के जवान लाठियां लेकर बवाल कर रहे लोगों के पीछे दौड़ पड़े। पुलिस के खदेड़ने के बाद लोगों की भीड़ एक मैदान में पहुंच गई। इसके बाद भीड़ में शामिल लोगों ने पुलिस पर ईंट पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। छोटे छोटे बच्चे भी पुलिस के जवानों पर पथराव करते नजर आए। बरेली में सिर्फ इस्लामिया इंटर कॉलेज के पास ही नहीं, बल्कि शहर के बारादरी और प्रेमनगर इलाके में भी जुमे की नमाज के बाद बवाल हुआ। बवाल से पहले और जुमे की नमाज के बाद लोगों की भीड़ ने वहां की एक मस्जिद के बाहर हंगामा और नारेबाजी की। इस दौरान वहां आई लव मोहम्मद के पोस्टर और बैनर भी लहराए गए। शांतिपूर्ण तरीके से चीजें चल रही हैं। कुछ खुरापाती तत्व थे जो नारेबाजी कर रहे थे और उनको चिन्हित किया गया। बरेली में हुए बवाल के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया। हर सड़क और गली में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। लाउडस्पीकर की मदद से लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई।
अनावश्यक रूप से रोक से कोई खड़ा नहीं होगा। इसके अलावा ड्रोन के जरिए आसमान से निगरानी शुरू कर दी गई। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने सड़कों पर मार्च निकाला ताकि किसी भी तरह वहां के हालात न बिगड़े। लेकिन बरेली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर पर बवाल हो गया। वहां एक लड़के ने ऐसा ही एक पोस्टर लहराने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उस लड़के को तुरंत हिरासत में ले लिया। इसके बाद उसे पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। घटना सहारनपुर की जामा मस्जिद के बाहर हुई। वहां जुमे की नमाज के बाद अचानक उस लड़के ने अपनी जेब से एक पोस्टर निकाला और उसे लहराने की कोशिश की। उस पर आई लव मोहम्मद लिखा नजर आया। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई, लेकिन इससे पहले कि वो उस पोस्टर को लहरा पाता, वहां मौजूद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके हाथ से वो पोस्टर भी छीन लिया गया। बाद में जामा मस्जिद के इमाम ने बताया कि उन्हें इस तरह के पोस्टर की कोई जानकारी नहीं थी और ना ही ऐसी कोई तैयारी की गई थी। लेकिन इस घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी। करीब 1,500 पुलिसकर्मी जगह जगह तैनात कर दिए गए ताकि इसकी वजह से इलाके का माहौल न बिगड़े। क्योंकि जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद वहां एक लड़के ने आई लव मोहम्मद लिखा एक पोस्टर लहराने की कोशिश की। उसे ऐसा करता देख वहां तैनात पुलिस वालों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। इसके बाद भी उस लड़के ने वो पोस्टर लहराने की कई बार कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उसका हाथ पकड़े रखा। वो उसे पकड़कर अपने साथ थाने ले गए। बाद में पुलिस उस लड़के से पूछताछ में जुट गई कि उसने ये हरकत क्यों की। इस बीच सहारनपुर की जामा मस्जिद के इमाम ने साफ किया कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इसके बारे में कोई हमारी जानकारी नहीं थी, मेरे जानकारी में नहीं है कि कोई तैयारी वगैरह कोई मसला नहीं है ऐसा। लेकिन आई लव मोहम्मद लिखे बैनरों पर मचे बवाल को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। दावा किया गया कि इस घटना को छोड़कर पूरे जिले में शांति रही और जुमे की नमाज के बाद कहीं कोई हंगामा नहीं हुआ। एक व्यक्ति है उसको डिटेन किया, बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं। जनपद में ओवरऑल जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। इसके साथ ही जामा मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस अलर्ट हो गई। बताया गया कि निगरानी के लिए करीब 1,500 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई ताकि कहीं कोई बवाल हो तो उसे तुरंत रोका जा सके। पुलिस ने सभी धर्मगुरुओं और मौलवियों के साथ साथ लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की। इधर यूपी के अयोध्या में कई साधु संतों ने आई लव सनातन लिखे पर्चों के साथ प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए जाने के बाद साधु संत आई लव सनातन और आई लव जय श्री राम लिखे पर्चों के साथ सड़क पर उतर आए। इस दौरान साधु संतों ने हिंदू समुदाय के लोगों से आस्था और संस्कृति के साथ डटकर खड़े रहने की अपील की। भारत को बचाना है तो हमें अब एकता का परिचय देना होगा और इस प्रकार के जिहाद को समझना पड़ेगा। आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शहर के चौराहों पर आई लव महादेव की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई गई। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति नाम के संगठन की तरफ से होर्डिंग लगाई गई। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में क्रिकेट मैच के दौरान अंपायर पर खिलाड़ियों ने बॉल से हमला कर दिया। उन लोगों पर आरोप लगा कि वो अंपायर के व्हाइट बॉल के फैसले से भड़क गए और उनकी पिटाई कर दी। उधर मध्य प्रदेश के मुरैना में गरबा डांडिया महोत्सव के दौरान महिलाओं को डांस की ट्रेनिंग देने वाले मुस्लिम समुदाय के एक ट्रेनर को लेकर हंगामा हो गया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने डांडिया महोत्सव में पहुंचकर विरोध जताया। इस महोत्सव का आयोजन राधिका नाम के एक होटल में किया गया था, लेकिन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। उन्होंने आयोजकों पर महिलाओं को गरबा सिखाने वाले मुस्लिम समुदाय के डांस ट्रेनर को हटाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने राधिका होटल के बाहर नारेबाजी की। उन्होंने होटल का गेट बंद कर दिया और धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने मांग कर दी कि गरबा महोत्सव में किसी भी गैर हिंदू को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। काफी देर तक वो वहां हंगामा करते रहे। हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस फोर्स के साथ एसडीएम भी राधिका होटल पहुंच गए। उन्होंने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने की कोशिश की। प्रशासन ने माहौल को संभालते हुए राधिका होटल में होने वाले गरबा डांडिया महोत्सव को रद्द करवा दिया। हालांकि बाद में प्रशासन ने आयोजकों को कुछ शर्तों के साथ महोत्सव करवाने की अनुमति दे दी, जिसके मुताबिक मुस्लिम समुदाय के डांस ट्रेनर को हटाने, महोत्सव में आने वाले हर व्यक्ति की रजिस्टर में एंट्री किए जाने और आधार कार्ड दिखाने के बाद ही पंडाल में प्रवेश देने की शर्त रख दी गई। लेकिन कार्यक्रम रद्द होने की खबर मिलते ही गरबा महोत्सव में शामिल होने पहुंची महिलाओं और लड़कियों ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने पूरे विवाद को बेवजह बताया। उन्होंने एसडीएम से गरबा डांडिया महोत्सव कराने की मांग की। उन्होंने तो बल्कि मॉडर्न होने के बाद माता के लिए इतना कुछ किया कि हमें सिखाया उन्होंने ये सब चीजें, तो ये सब नहीं होना चाहिए था। इस दौरान कुछ महिलाएं तो एसडीएम के साथ बहस करती दिखी।
पुलिस प्रशासन के मुताबिक राधिका होटल में गरबा डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए बीते 2 महीनों से 5 डांस ट्रेनर महिलाओं और लड़कियों को डांस की प्रैक्टिस करवा रहे थे, लेकिन उन डांस ट्रेनरों में एक मुस्लिम समुदाय के ट्रेनर थे। इस बात की जानकारी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को मिली तो वो भड़क गए। उन्होंने होटल पहुंचकर हंगामा कर दिया, धरना प्रदर्शन किया गया और कार्यक्रम रद्द करने की मांग कर दी गई। ऐसे किसी भी कार्यक्रम में गैर हिंदू और किसी भी अन्य धर्म के लोग यहाँ हम बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। करीब 3 घंटे तक हंगामा होता रहा। तनाव को देखते हुए एसडीएम ने कार्यक्रम रद्द करने का आदेश दे दिया। पुलिस जांच करेगी कौन आयोजक है इसके, उनका आईडी क्या है, आधार कार्ड का, कहाँ के लोग हैं, कैसे आए, वो जांच करने के बाद। हालांकि बाद में कुछ शर्तों के साथ प्रशासन ने आयोजकों को गरबा डांडिया महोत्सव करवाने की अनुमति दे दी। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फरदीन खान नाम के एक लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए। आरोप लगाया गया कि फरदीन ने गरबा देखने जा रही एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की, लेकिन लड़की के शोर मचाने के बाद आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। तुरंत बजरंग दल के लोग भी वहां पहुंच गए और फिर बीच सड़क पर फरदीन की पिटाई शुरू कर दी गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उस पर लात घूंसों की बारिश कर दी। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने लड़की की शिकायत पर फरदीन के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान लड़की ने बताया कि सोशल मीडिया पर फरदीन के साथ उसकी दोस्ती हुई थी। उसने दावा किया कि रात के वक्त जब वो घर से गरबा देखने जा रही थी तभी फरदीन का उसके पास फोन भी आया। लड़की के मुताबिक फरदीन ने जरूरी बात बताने का बहाना बनाकर उसे मिलने के लिए बुलाया। लड़की ने आरोप लगाया कि फरदीन उसे अपने गैराज में ले गया, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इसके बाद उस लड़की ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने तुरंत इस घटना की जानकारी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दे दी, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फरदीन की पिटाई शुरू कर दी। कई लोग एक साथ उस पर टूट पड़े। बीच सड़क पर फरदीन के ऊपर लात और घूंसों की बरसात शुरू हो गई। एक आदमी बाल पकड़कर उसे थप्पड़ मारता नजर आया, जबकि कुछ लोग उसे लातों से पीटते रहे। मारपीट की वजह से फरदीन के कपड़े फट गए, उसके नाक से खून बहने लग गया, लेकिन इसके बाद भी उसकी पिटाई नहीं रुकी। बजरंग दल के कार्यकर्ता उसे गालियां देते हुए पीटते रहे। फरदीन पर आरोप लगा कि उसने गरबा देखने जा रही एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की। उस लड़की के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए फरदीन से उसकी दोस्ती हुई थी। लड़की ने बताया कि गरबा देखने जाने के दौरान फरदीन ने उसे फोन किया और जरूरी बात बताने का बहाना बनाकर उसे मिलने के लिए बुलाया। लड़की ने आरोप लगाया कि फरदीन उसे जबरदस्ती अपने गैराज में ले गया और फिर उसके साथ बदसलूकी की। इस पर लड़की ने शोर मचा दिया और फिर लोगों ने फरदीन को पकड़ लिया। हालांकि फरदीन ने लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की बात से इनकार किया। ये कौन है लड़की जो तेरे साथ आई थी? ये दोस्त है मेरे। क्या कर रहा था अंदर लगा, ताला लगा के? कुछ ताला नहीं लगाता था, खुला था। मारपीट के बाद बजरंग दल के लोगों ने फरदीन को पुलिस के हवाले कर दिया। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उधर उत्तर प्रदेश के देवरिया में नवरात्र में होने वाले डांडिया नाइट कार्यक्रम के दौरान विवादास्पद पोस्टर लगाए जाने पर बवाल हो गया। सदर कोतवाली क्षेत्र में एक डांडिया पंडाल के बाहर बजरंग दल की तरफ से पोस्टर लगाया गया। उस पोस्टर पर लिखा था, गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित। बजरंग दल से जुड़े लोगों के मुताबिक वहां मौजूद पुलिस वालों ने उस पोस्टर को उतरवा दिया। बजरंग दल से जुड़े विशाल और आयुष नाम के 2 लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने पुलिस वालों से पोस्टर न उतारने की अपील की। बताया गया कि पुलिस वालों के साथ उनकी बहस भी हो गई। इसके बाद पुलिस ने विशाल और आयुष को हिरासत में ले लिया। पुलिस वाले दोनों को कोतवाली लेकर चले गए, लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी बजरंग दल के नेताओं को मिली, उनका गुस्सा भड़क गया। रात के वक्त ही बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता कोतवाली पहुंच गए। उन्होंने वहां पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बजरंग दल से जुड़े लोगों ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। हंगामे को देखते हुए पुलिस वालों को हिरासत में लिए गए विशाल और आयुष को छोड़ना पड़ा। लेकिन इससे पहले बजरंग दल से जुड़े लोगों ने कोतवाली के बाहर खूब हंगामा किया। अपने दोनों साथियों को छोड़ने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ कोतवाली के सामने खड़े होकर नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बजरंग दल से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना कुछ सोचे समझे एक तरफा कार्रवाई की। पुलिस प्रशासन ने विशाल को और आयुष को ला के थाने में बैठाया
कोतवाली में तैनात पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने की कोशिश की। पुलिस वालों ने उनसे शांति बनाए रखने की अपील की। सपोर्ट आप मत करिए, कानून का सपोर्ट करिए, मेरा सपोर्ट मत करिए। पुलिस अफसरों के समझाने बुझाने के बाद भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ। करीब 1 घंटे बाद पुलिस वालों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं विशाल और आयुष को छोड़ दिया। अपने साथियों को पुलिस हिरासत से छुड़वाने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। पुलिस के मुताबिक चंडिका छात्रावास कैंपस के डांडिया नाइट कार्यक्रम के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विवादास्पद पोस्टर लगाने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव कर पोस्टर हटवा दिया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे बनाने की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखे बनाने की इजाजत दे दी। कोर्ट ने आदेश दिया कि जिनके पास नीरी और पीसो की तरफ से ग्रीन पटाखे बनाने का सर्टिफिकेट है वो पटाखे बना सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने अगले आदेश तक दिल्ली एनसीआर में कोई भी पटाखे नहीं बेचने की शर्त रखी। दिल्ली के नगर निगम एमसीडी की बैठक में कई विपक्षी पार्षद मच्छरदानी पहनकर पहुंचे। उन्होंने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और मच्छरों की समस्या को लेकर अपना विरोध जताया। दिल्ली के करीब 16 लाख पानी के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली। दिल्ली सरकार ने पानी के बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज घटाने का ऐलान कर दिया। दिल्ली सरकार ने लेट पेमेंट सरचार्ज को 5% से घटाकर 2% कर दिया। 31 जनवरी तक उपभोक्ता अपनी बकाया पेमेंट जमा कर सकेंगे। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पुलिस ने लूट और डकैती करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया। पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई। उनके पास से लूटा गया सामान भी बरामद करने का दावा किया गया। चलते हुए वाहन को रापी लगाकर रोकते थे और रोक के फिर उसके ऊपर लूटपाट करते थे। उधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में बीते कई दिनों से जंगली जानवरों के हमलों से मची दहशत के बीच मंझारा तौकली गांव में आदमखोर भेड़िए की तलाश तेज कर दी गई। गांव के लोगों ने वन विभाग की टीम के साथ गन्ने के खेतों की घेराबंदी कर दी। बीते 2 हफ्ते में मंझारा तौकली गांव के आसपास आदमखोर भेड़िए ने दहशत मचाकर रख दी। भेड़िए के हमले में 4 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नतीजा ये हुआ कि गांव के लोगों ने प्रशासन के सामने ये मांग रख दी कि उन्हें आत्मरक्षा में भेड़िए को मारने की इजाजत दी जाए। वन विभाग और प्रशासन के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा मंझारा तौकली गांव में देखने को मिला, क्योंकि आदमखोर भेड़िए का सबसे ज्यादा आतंक इसी गांव में देखने को मिला। एक रोज पहले वहां घर के बाहर खेल रहे 8 साल के एक बच्चे को एक भेड़िए ने दबोच लिया था। बच्चे के घर वालों के मुताबिक भेड़िए ने हमला दिन के उजाले में दोपहर के करीब 1 बजे किया था। हमला उस वक्त हुआ जब वो बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था। बताया गया कि भेड़िया अचानक गन्ने के खेत से निकला और झपट्टा मारते हुए बच्चे को दबोच लिया था। वो उस बच्चे को घसीटते हुए खेतों की तरफ लेकर भागा। गनीमत ये रही कि बच्चे के घर वालों की नजर भेड़िए पर पड़ गई। उसके बड़े भाई ने भेड़िए पर लाठी से हमला कर दिया था। लाठी से वार होते ही भेड़िए ने उस बच्चे को अपने जबड़े से छोड़ दिया। इसके बाद अफरा तफरी के बीच बच्चे के घर वालों ने बिना वक्त गंवाए उसे अस्पताल पहुंचाया। भेड़िए के दांत लगने से 8 साल का वो मासूम बुरी तरह घायल हो गया था। उसके सिर पर गहरी चोट आई। दिन दहाड़े बच्चे पर हुए भेड़िए के हमले से पूरे इलाके में दहशत फैल गई और गांव के लोग बुरी तरह डर गए। हालांकि उन्होंने हमला करने वाले भेड़िए की तलाश भी शुरू कर दी। गांव के लोगों ने गन्ने के उस खेत की घेरेबंदी कर दी जिसमें भेड़िया भागा था। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, उस वक्त हमला हुआ और उसको इसी खेतों में लेकर भागा था जिस तरफ ये गांव के लोग मौजूद हैं, और उस आदमखोर के से बच्चे को छुड़ा लिया। बताया गया कि भेड़िए ने लोगों की आंखों के सामने से 8 साल के अंकुश को दबोच कर ले जाने की कोशिश की थी। भेड़िए पर नजर पड़ते ही अंकुश का भाई सोनू डंडा लेकर दौड़ पड़ा था। सोनू ने अपने भाई की जान बचाने के लिए भेड़िए के सिर पर डंडे से हमला कर दिया था। अचानक से आया, दबोच के लेकर चल दिया। तब मैंने देखा तो डंडे से मारा तक छोड़ गया। हमले के बाद भेड़िया अंकुश को छोड़कर गन्ने के खेतों में भाग गया था। घायल अंकुश को गांव के लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। अंकुश के सिर और कंधे पर भेड़िए के दांतों के गहरे निशान बन गए थे। इस घटना के बाद मंझारा तौकली गांव के लोगों ने भेड़िए की तलाश शुरू कर दी। गांव के लोगों ने वन विभाग और जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। अगर वन विभाग इन लोगों को न शासन प्रशासन को आए तो जनता को पूरी छूट दे दे। भेड़िए की तलाश कर रहे लोगों ने सरकार से उसे मारने की इजाजत मांगी। ये हम लोग को इजाजत मिले, छूट मिले। लोग बोलता है 20 साल की सजा हो जाएगी, डंडा नहीं चलाना।
बहराइच वन विभाग के मुताबिक आदमखोर भेड़िए और लोगों पर हमला कर रहे दूसरे जंगली जानवरों की तलाश के लिए 32 टीमों को तैनात कर दिया गया। हालांकि वन विभाग के सख्त पहरे के बावजूद बहराइच में भेड़िए और जंगली जानवरों के हमले थमे नहीं। उधर उत्तर प्रदेश के रायबरेली की सलोन विधानसभा सीट से विधायक अशोक कोरी पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी के सामने हाथ जोड़कर जांच कराने की मांग करते नजर आए। उन्होंने रायबरेली में संजू कुमारी नाम की पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। विधायक अशोक कोरी ने दावा किया कि संजू कुमारी ने जिले में जितने भी काम करवाए उनमें घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल किया गया। इसी वजह से सलोन विधानसभा क्षेत्र में मौजूद कई पुलों से पानी टपकना शुरू हो गया। जब इसकी जांच के लिए लखनऊ से पीडब्ल्यूडी के बड़े अधिकारी पहुंचे तो वहां आसपास रहने वाले लोगों ने भी शिकायत कर दी। उन्होंने अधिकारियों के सामने यह दावा किया कि निर्माण कार्य में पीडब्ल्यूडी अधिकारी संजू कुमारी की तरफ से लापरवाही बरती गई। इसी की शिकायत करने के लिए इलाके के विधायक अशोक कोरी सर्किट हाउस पहुंच गए, जहां उन्होंने लखनऊ से आए पीडब्ल्यूडी के अधिकारी से हाथ जोड़कर जांच कराए जाने की मांग की। विधायक अशोक कोरी ने तो ये दावा तक कर दिया कि अगर पीडब्ल्यूडी की जिला अधिकारी पर उनके लगाए भ्रष्टाचार के आरोप झूठे निकले तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। आपसे हाथ जोड़ के कि आपको जो सक्षम अधिकारी लगे किसी को मैडम को हटा किसी को पोस्ट कर दीजिए, आपको ये समस्याएं ना खत्म हो जाए तो मेरा आप इस्तीफा ले लेना विधायक से। विधायक अशोक कोरी ने पीडब्ल्यूडी की जिला अधिकारी संजू कुमारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इसके बाद रायबरेली पहुंचे अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिया कि इस मामले में अच्छी तरह से जांच की जाएगी। अगर जांच में वो दोषी पाई गई तो निश्चित हटाया जाए। हटाने के लिए मैं रेकमेंड कर दूंगा। इससे पहले लखनऊ से रायबरेली पहुंची पीडब्ल्यूडी की टीम ने उन पुलों और ओवरब्रिजों की जांच की जहां निर्माण के वक्त भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप लगे। वहां मौजूद कई लोगों ने घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल किए जाने के आरोप लगाए। सबवे है वो भी जो है रेलवे के ऊपर से टपक रहा है, समझ लीजिए आप। जानकारी के मुताबिक रायबरेली के गल्ला मंडी इलाके में बना रेलवे का ओवरब्रिज खराब हो जाने की वजह से कई दिनों से बंद था। इसी की जांच के लिए लखनऊ से पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पहुंचे थे। उधर बिहार के मोतिहारी में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत के बाद उनके घर वालों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ और हंगामा कर दिया। उन्हें इलाज में लापरवाही बरते जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने अपना गुस्सा उतारा। मरीज की मौत के बाद वो लोग इतना भड़क गए कि उन्होंने वहां रखे कई कंप्यूटर तोड़ दिए। उनके हंगामे को देखते हुए तुरंत वहां पुलिस बुला ली गई, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो पुलिस वालों से भी भिड़ गए। उन्होंने अस्पताल के अंदर ही धक्का मुक्की शुरू कर दी। गुस्साए लोगों को वहां से बाहर निकालने में पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी। लोगों को समझाने के लिए कई बड़े अधिकारी भी वहां पहुंच गए। पूरा बवाल मोतिहारी के छतौनी इलाके में हुआ। वहां परवेज आलम नाम के व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने के बाद उनके परिवार वालों ने उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि इलाज के दौरान डॉक्टरों ने लापरवाही बरती और इसीलिए परवेज आलम की जान चली गई। और उनकी मौत पर परिवार वाले भड़क गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस जब उन्हें समझाने पहुंची तो उन लोगों ने जवानों के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। जिनकी मौत हुई उनके परिवार वालों ने अस्पताल में रखे कई कंप्यूटर उठाकर पटक दिए। इसके साथ ही वहां की खिड़कियों के शीशे भी तोड़ डाले गए। यही नहीं, उन्होंने अस्पताल की अलमारियों पर भी अपना गुस्सा उतारा। ये देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। वहां पहुंची पुलिस उन्हें समझाने में जुट गई, लेकिन वो अस्पताल प्रशासन और इलाज करने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई किए जाने की मांग पर अड़े रहे। बाद में पुलिस के काफी समझाने पर उनका गुस्सा शांत हुआ। पुलिस ने उन लोगों को भरोसा दिया कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिजन जो है एकदम नाखुश है, उनके इलाज से एकदम असंतुष्ट हैं, तो इसका जांच हम लोग करेंगे। हंगामा मोतिहारी के छतौनी इलाके के एक प्राइवेट अस्पताल में हुआ। वहां परवेज आलम नाम के व्यक्ति को उनके परिवार वाले गंभीर हालत में लेकर आए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही बरती, इसलिए परवेज आलम की मौत हो गई। जानकारी मिलने पर उनके कई रिश्तेदार भी अस्पताल पहुंच गए और फिर उन्होंने बवाल शुरू कर दिया। इधर जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के एक बड़े ठिकाने के भंडाफोड़ का दावा किया गया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने आतंकियों के एक बड़े ठिकाने का भंडाफोड़ करने का दावा किया। बताया गया कि आतंकियों ने जंगल के बीच जमीन के नीचे वहां कई कमरे बना रखे थे। सुरक्षा बल के मुताबिक इसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। मध्य प्रदेश के दमोह में त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। पुलिस ने उन इलाकों में रेड मारी जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों की आबादी ज्यादा थी। उस इलाके में दूसरे राज्यों से आकर कई व्यापारी बसे थे। पुलिस ने उन व्यापारियों के दस्तावेजों की जांच की।
आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच करने वाले अधिकारी समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने समीर वानखेड़े को याचिका में संशोधन करने की सलाह दी। साथ ही कोर्ट ने उनसे इस बात का कारण पूछा कि उन्होंने दिल्ली में ही याचिका क्यों दाखिल की। उधर उत्तर प्रदेश के अमरोहा में नगर पालिका में बोर्ड की बैठक के दौरान हंगामा हो गया। नगर पालिका की चेयरमैन के पति और महिला सभासद के बीच हाथापाई हो गई। इसके बाद पुलिस ने किसी तरह मामला शांत करवाया। महिला सभासद ने आरोप लगाया कि मीटिंग खत्म होने से पहले ही चेयरमैन के पति ने उनके हाथ से रजिस्टर छीन लिया। इसके बाद जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन के पति ने आरोप लगाया कि मीटिंग खत्म होने के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें फोन कर बताया कि महिला सभासद उनके पति समेत कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। दावा किया गया कि इसके बाद जब वो अपनी पत्नी को लेने गए तो उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें जाति सूचक गालियां दी गई। इसके बाद हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया, क्योंकि जोरदार बहस होने के बाद दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। उन्होंने पुलिस के सामने ही हाथापाई शुरू कर दी। वो एक दूसरे को मारते मारते जमीन पर गिर गए। उन्होंने कुर्सियां उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें रोका। इस दौरान पुलिस और नगर पालिका की बोर्ड मीटिंग में शामिल हुए लोगों के बीच भी बहस हो गई। उस बैठक में शामिल एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जानबूझकर आरोपी को वहां से भगा दिया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने किसी तरह दोनों पक्षों को शांत करवाया। इसके बाद नगर पालिका की चेयरमैन के पति ने आरोप लगाया कि महिला सभासद और उनके पति ने पहले उनकी पत्नी को घेर लिया और फिर जब वो वहां पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की। जब मैं उन्हें लेने के लिए मीटिंग का सब लेकर के जा रहा था तो महिला सभासद में उनके पति और कई सारे लोग मुझसे चिपट पड़े, जाति सूचक गालियां दी, मारपीट की। महिला सभासद ने भी उन पर कई आरोप लगाए। रजिस्टर लेके जैसे ही भाग रहे थे, मैंने रोकने की कोशिश करी तो वो हाथापाई करी उन्होंने हमारे साथ। इसके बाद दोनों पक्षों ने पुलिस थाने जाकर एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। इधर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में भड़की हिंसा के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। किसी भी व्यक्ति पर एनएसए के तहत कार्रवाई तब की जाती है जब उसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करने वाले सोनम वांगचुक पर प्रदर्शनकारियों को उकसाने के आरोप लगाए गए। गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि सोनम वांगचुक ने पहले तो भड़काऊ बयानों से भीड़ को उकसाया, इसके बाद हिंसा के बीच अपना अनशन तो तोड़ा, लेकिन हालात बेकाबू होने पर अपने गांव चले गए थे। केंद्र सरकार ने उनके एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान भी छिड़ गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तो उनकी गिरफ्तारी पर अफसोस जताया, जबकि बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर सोनम वांगचुक पर अपने एनजीओ के जरिए पैसों के लेन देन में हेरफेर करने का आरोप लगाया। इस सब के बीच सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि जल्द ही ईडी सोनम वांगचुक के एनजीओ में वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों की जांच शुरू कर सकती है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने समेत कई मांगों को लेकर सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर से भूख हड़ताल शुरू की थी। इसके 15वें दिन को छात्रों और स्थानीय लोगों ने लेह में केंद्र सरकार के खिलाफ बंद बुलाया था, लेकिन इस दौरान हिंसा भड़क गई थी। हालात को काबू में करने के लिए लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया था। इसके अलावा करगिल समेत लद्दाख के दूसरे इलाकों में धारा 163 लागू कर दी गई। भीड़ इकट्ठा करने पर रोक लगा दी गई। इस बीच लद्दाख के उपराज्यपाल ने सुरक्षा बल के अफसरों के साथ बैठक की और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि कहीं भी हिंसा की चिंगारी फिर से न भड़क सके। लेह में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। लद्दाख के डीजीपी एसडी सिंह जामवाल के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने सोनम वांगचुक को उनके घर से ही गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गई। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद एहतियात के तौर पर लेह में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। साथ ही ब्रॉडबैंड की स्पीड कम कर दी गई। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग समेत कई दूसरी मांगों को लेकर सोनम वांगचुक 10 सितंबर से भूख हड़ताल कर रहे थे। 24 सितंबर को लेह में केंद्र सरकार के खिलाफ बंद बुलाया गया था, लेकिन इस दौरान वहां भयानक हिंसा भड़क गई थी। हालांकि हिंसा भड़कने के बाद सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी कर सोनम वांगचुक पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगाया। गृह मंत्रालय के मुताबिक सोनम वांगचुक के भड़काऊ बयानों के बाद भीड़ उग्र हो गई थी। लद्दाख के एक बॉर्डर वाला स्टेट होने की वजह से गृह मंत्रालय ने इसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
हालांकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर अफसोस जताया। गिरफ्तार किया गया, चलिए अफसोस की बात है, लेकिन जिस तरह मरकज की हुकूमत कल से उनके पीछे पड़ी हुई थी, शायद ये लग ही रहा था कि इस तरह का वो करेंगे। इधर सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि जांच एजेंसी ईडी जल्द ही सोनम वांगचुक के एनजीओ में वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों की जांच शुरू कर सकती है, क्योंकि सोनम वांगचुक पर अपने एनजीओ के जरिए विदेशों से चंदे के तौर पर पैसों के लेन देन में भारी गड़बड़ी करने के आरोप लगाए गए। इधर बिहार में तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बना ली। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल नाम से नई पार्टी बना ली। तेज प्रताप की पार्टी के पोस्टर पर लालू प्रसाद यादव उनके परिवार के किसी सदस्य की तस्वीर नहीं दिखाई दी। पोस्टर पर महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर और राम मनोहर लोहिया समेत कई महापुरुषों की तस्वीर दिखी। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत हो गई। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना की शुरुआत की। पीएम ने 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे। इस योजना की मदद से बिहार की मेरी बहनें अनेक प्रकार की छोटी दुकानें खोल सकती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बिहार के मोतिहारी में हर घर अधिकार यात्रा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने इस दौरान बिहार में सरकार की तरफ से लागू की गई मुख्यमंत्री रोजगार योजना पर हमला बोला। 10,000 रुपए है क्या अभी दे रहे हैं, तो क्या हर महीने देंगे? किस किस को देंगे? कुछ कहा है इन्होंने कि ऐसे ही कि चलो चुनाव आ रहा है, थोड़ा सा हम स्कीम बना देते हैं, थोड़े से पैसे दे देते हैं, महिलाओं का वोट मिल जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना प्रचार गीत जारी कर दिया। पटना में हुए इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पार्टी के प्रचार रथों को भी रवाना किया। इन रथों के जरिए कार्यकर्ता सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। उधर उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बग्घी से खींचकर एक दूल्हे की पिटाई का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। वहां बारात के दौरान करीब 15 लोगों ने बग्घी पर सवार उस दूल्हे पर अचानक हमला कर दिया। उन लोगों ने दूल्हे पर साइकिल की चेन, लोहे के कड़े और चाकू से वार किए। इससे उस बारात में अफरा तफरी मच गई। इस घटना को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। मारपीट में दूल्हे को गहरी चोट आई। बग्घी के दोनों तरफ से अचानक हुए हमले की वजह से उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। जोरदार हमले में उनका सिर फट गया। इसके बाद उनके परिवार में रोना पीटना मच गया और वो जल्दी में उन्हें अस्पताल ले गए। उनके परिवार वालों ने आशंका जताई कि यह हमला सोची समझी साजिश के तहत किया गया। उनके मुताबिक इससे पहले दूल्हे की अपने ही गांव में रहने वाले किसी लड़के से बहस हो गई थी। इसके बाद उस लड़के ने उन्हें बारात नहीं चढ़ने देने की धमकी दी थी। इसलिए दूल्हे के परिजनों ने आशंका जताई कि उसी ने यह हमला करवाया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई, क्योंकि बग्घी पर चढ़े उस दूल्हे पर कुछ लोगों ने जोरदार हमला कर दिया। उन लोगों ने एक तौलिए से उनका चेहरा ढक दिया और बग्घी के दोनों तरफ से धावा बोल दिया। इस खौफनाक हमले की वजह से वो लहूलुहान हो गए। इसके बाद आनंद फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। मैं तो बग्घी पे बैठा था, बारात चढ़ रही थी, एकदम पहुंची, पता नहीं अचानक कोई आए, मुझे तो पता नहीं चली ना मेरी जांच में आया। दिल दहला देने वाली ये घटना अमरोहा जिले के सैद नगली थाना क्षेत्र में हुई। हमला उस वक्त हुआ जब तरारा नाम के गांव से उस दूल्हे की बारात दूसरे गांव जा रही थी। जानकारी मिली कि हमलावरों ने साइकिल की चेन, लोहे के कड़े और चाकू से उन पर वार किया। इससे उनके सिर में गहरी चोट लग गई और उनके कपड़े भी फट गए। दूल्हे के परिवार वालों ने आशंका जताई कि यह हमला उनके ही गांव के व्यक्ति ने करवाया। उनके मुताबिक दूल्हे की उनके गांव के किसी लड़के से बहस हो गई थी। तुम्हें तो चैलेंज देगा कि मैं तेरी बारात चढ़ने दूंगा। अब वो चैलेंज देगा, वही वाली बात होगी, बारात चढ़ने नहीं दूंगा। इसके बाद पुलिस ने उन लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक होटल के बाहर अंधाधुंध गोलियां चलाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि अतुल सैनी नाम के उस आरोपी ने कुछ रोज पहले एक होटल के बाहर दनादन हवाई फायरिंग की थी। इससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस के मुताबिक अतुल सैनी देर रात उस होटल पर खाने पहुंचे, लेकिन खाना खत्म हो चुका था। बताया गया कि उस होटल के कर्मचारियों ने जब खाना खत्म होने की बात कही तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने अपनी पिस्तौल निकालकर होटल के बाहर गोलीबारी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद वो वहां से फरार हो गए। पुलिस को इस घटना की जानकारी मिलने पर उसने अतुल सैनी की तलाश में जमीन आसमान एक कर दिया। उसे खबर मिली कि वो कहीं भागने की फिराक में है।
लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाते पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक इस दौरान उनके पास से भारी मात्रा में कारतूस और 3 लाइसेंसी हथियार बरामद किए गए। इसके बाद उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई, क्योंकि उन्होंने अपने साथ आए एक आदमी को राइफल देते हुए गोली चलाने का इशारा किया। उनके हवाई फायरिंग करने के बाद अतुल सैनी नाम के उस शख्स ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद वो अपनी जेब से गोली निकालकर उस पिस्तौल में भरते नजर आए। उन्होंने उस होटल के बाहर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी मिली कि वो उस होटल में खाना खत्म होने की बात से भड़क गए थे। उन पर आरोप लगा कि खाना नहीं मिलने पर उन्होंने अपने साथ लाए हथियारों से वहां मौजूद लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस ने अतुल सैनी को उनके हथियारों के साथ पकड़ लिया। इसके पास से 3 असले बरामद हुए हैं। तीनों लाइसेंसी असले हैं जो उसके पिता और उसके मां के नाम पे है। चौंकाने वाला ये मामला मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र में हुआ। पुलिस ने अतुल सैनी की गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ शुरू कर दी। इस दौरान उनके पास से भारी मात्रा में कारतूस समेत एक राइफल, एक पिस्तौल और रिवॉल्वर बरामद की गई। उधर बिहार के नवादा में पुलिस की टीम पर एक गांव के कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में कई पुलिस वाले घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही कई बड़े अधिकारी घायल जवानों का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंच गए। बवाल नवादा के गोविंदपुर इलाके में बिहार झारखंड सीमा के नजदीक हुआ। उस वक्त पुलिस की टीम वहां चेकिंग अभियान चला रही थी। पुलिस के मुताबिक विधानसभा चुनाव को देखते हुए अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के मकसद से वहां बैरिकेड लगाकर सभी गाड़ियों की जांच की जा रही थी। बताया गया इसी दौरान झारखंड की तरफ से एक मोटरसाइकिल तेज रफ्तार में वहां पहुंची। पुलिस वालों ने जब उसे रुकवाया तो उस पर सवार व्यक्ति जवानों से बहस करने लग गया। दावा किया गया कि हंगामा बढ़ने के बाद आसपास रहने वाले कई गांव वाले वहां पहुंच गए और फिर उन्होंने डंडों और पत्थरों से पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक बाद में उस व्यक्ति की बाइक तो जब्त कर ली गई, लेकिन गांव वाले उस व्यक्ति को छुड़ाकर अपने साथ ले जाने में कामयाब रहे। लेकिन उनके हमले में कई पुलिस वालों को चोट लग गई। डंडों और पत्थरों से हुए हमले के बाद उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी मिलने पर पुलिस के कई बड़े अधिकारी वहां पहुंच गए। उन्होंने घायल जवानों से पूरी घटना की जानकारी ली। गाड़ी चेक कर रहे थे, उसी दौरान ग्रामीण लोग आकर के लाठी से अंधेरा में मार दिया। पुलिस के मुताबिक वो नवादा के गोविंदपुर इलाके में बिहार झारखंड सीमा के नजदीक चेकिंग अभियान चला रही थी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वहां अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए भी गाड़ियों की जांच शुरू की गई। बताया गया इस दौरान झारखंड की तरफ से तेज रफ्तार में एक मोटरसाइकिल वहां पहुंची। पुलिस ने जब उसे रुकवाया तो बाइक सवार व्यक्ति जवानों से भिड़ गया। दावा किया गया कि बहस को सुनकर गांव के कई लोग वहां इकट्ठा हो गए और उन्होंने देखते ही देखते पुलिस टीम पर डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक इसके बाद गांव वाले उस व्यक्ति को पुलिस से छुड़ाकर अपने साथ लेकर चले गए। हालांकि पुलिस ने उसकी मोटरसाइकिल जब्त कर ली। बाद में मामले की जांच शुरू कर दी गई। इधर यूपी के पीलीभीत में एक तेंदुए के खेत में लगे जाल में फंसने से दहशत मच गई। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक तेंदुआ एक खेत में लगे जाल में फंस गया। जैसे ही गांव वालों की नजर उस तेंदुए पर पड़ी, उनके बीच दहशत मच गई। उन्होंने तुरंत वन विभाग को इसकी जानकारी दी। इसके बाद वन विभाग की टीम उस तेंदुए को पकड़ने में जुट गई। राजस्थान के जोधपुर में आवारा सांड ने एक महिला पर हमला कर दिया। महिला को सांड ने उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गई। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई गई। इस घटना के लिए लोगों ने नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सुरक्षा बल के जवानों ने रमेश और कमला नाम के 2 नक्सलियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। आरोप है कि दोनों रायपुर के चंगोरा भाठा इलाके में पहचान बदलकर किराए के एक मकान में पति पत्नी बनकर रह रहे थे। जांच में दावा किया गया कि दोनों कई सरकारी अधिकारियों के घरों में भी काम कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में पूजा पंडालों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पूजा पंडाल में मां दुर्गा की पूजा भी की। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने की प्रार्थना की। मैंने मां के सामने प्रार्थना की है कि इस चुनाव के बाद बंगाल में एक ऐसी सरकार बने जो सोनार बांग्ला का निर्माण कर पाए। इधर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने छात्राओं का यौन शोषण करने के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद की अग्रिम जमानत याचिका की अर्जी खारिज कर दी। शारदा पीठ ने ही उन पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया है। स्वामी चैतन्यानंद जिस इंस्टीट्यूट के संचालक थे, उसे चलाने का काम शारदा पीठ करता है। आरोप लगाया गया कि चैतन्यानंद सरस्वती ने एक ट्रस्ट बनाकर शारदा पीठ की जमीन हड़पने की कोशिश की।
दूसरी तरफ चैतन्यानंद सरस्वती के वकील ने आरोप लगाया कि शारदा पीठ के लोगों ने साजिश के तहत चैतन्यानंद सरस्वती पर झूठे आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ जानबूझकर तब 3 एफआईआर करवाई गईं जब वो दिल्ली में नहीं थे। वो दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में श्री शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान के संचालक के तौर पर काम कर रहे थे। वहां पढ़ने वाली 30 से ज्यादा छात्राओं ने उन पर छेड़खानी के आरोप लगाए थे। इसी के बाद से स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती फरार हो गए। दिल्ली पुलिस ने उनकी तलाश में कई टीमें लगा दी, लेकिन उनका पता नहीं चल पाया। इस बीच ये जानकारी भी सामने आई कि चैतन्यानंद सरस्वती पर साल 2016 में भी इंस्टीट्यूट की एक छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। उस छात्रा ने आरोप लगाया था कि चैतन्यानंद सरस्वती उन्हें अपने मोबाइल पर मैसेज कर अपने कमरे में बुलाते थे। छात्रा के मुताबिक चैतन्यानंद सरस्वती फोन पर बात करते वक्त उन्हें बेबी और स्वीट गर्ल भी कहते थे। छात्रा के मुताबिक चैतन्यानंद सरस्वती ने उन्हें डराने धमकाने के इरादे से हॉस्टल में बंद कर दिया था और उनका फोन भी छीन लिया गया था, जिसके बाद वो बचने के लिए हॉस्टल से भाग गई थी। उनके अलावा उस इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाली कई छात्राओं ने चैतन्यानंद सरस्वती पर इसी तरह के आरोप लगाए। इसके बाद शारदा पीठ ने उन्हें पद से हटाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी थी। और गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वामी चैतन्यानंद ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, जिसे पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के वकील ने आरोप लगाया कि शारदा पीठ ने चैतन्यानंद सरस्वती को फंसाने के इरादे से जानबूझकर तब एफआईआर करवाई जब वो दिल्ली में नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि चैतन्यानंद सरस्वती को जेल में डलवाने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज करवाए गए। हालांकि पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर। और इसी बीच ये जानकारी भी सामने आई कि चैतन्यानंद सरस्वती पर 2016 में भी छेड़खानी का एक केस दर्ज हो चुका है। वो केस भी इंस्टीट्यूट की एक छात्रा ने ही दर्ज करवाया था। छात्रा ने आरोप लगाया था कि 2016 में स्वामी चैतन्यानंद ने कई बार उनके साथ छेड़खानी की और वो इसके लिए उन्हें अपने कमरे में बुलाया करते थे। छात्रा के मुताबिक चैतन्यानंद उन्हें फोन कर उन्हें बेबी और स्वीट गर्ल बोलते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध करने पर चैतन्यानंद ने उनका मोबाइल छीनकर उन्हें हॉस्टल में बंद कर दिया था। हालांकि बाद में वो वहां से भाग निकली थी। उधर राजस्थान में कई सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों के तबादले के बाद वहां कुछ जगहों पर हंगामा मच गया। सीकर के श्री माधोपुर इलाके के एक स्कूल के बच्चे तो प्रिंसिपल के तबादले के खिलाफ धरने पर बैठ गए। उन्होंने स्कूल के अंदर जाने से मना कर दिया और स्कूल के बाहर ही जम गए। उन्होंने इस बात पर ऐतराज जताया कि इस तरह से साल के बीच में प्रिंसिपल बदले जाने से उनकी पढ़ाई का नुकसान हो सकता है, इसलिए प्रिंसिपल का तबादला रद्द किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर राजस्थान की सियासत भी खूब गरमाई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि राजस्थान की सरकार ने प्रिंसिपलों की जाति देखकर उनके तबादले किए। उन्होंने तो ये दावा भी किया कि कई प्रिंसिपलों को बदले की भावना के तहत दूर दराज के इलाकों में भेजने का फरमान सुनाया गया, जबकि बीजेपी नेता और राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने तो उल्टा यह आरोप लगा दिया कि कांग्रेस की सरकार में पैसे देकर लोगों के तबादले किए जाते थे और इसी वजह से राजस्थान में प्रिंसिपलों के तबादले के मामले में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए। वहीं सीकर के श्री माधोपुर में तो प्रिंसिपल के तबादले के विरोध में स्कूल के कई छात्र धरने पर बैठ गए। वो लोग इस जिद पर अड़ गए कि जब तक उनके प्रिंसिपल के तबादले का आदेश रद्द नहीं होता वो स्कूल में नहीं जाएंगे। हालांकि उस स्कूल के प्रिंसिपल और बाकी टीचरों ने उन्हें किसी तरह समझाया। इस मुद्दे पर राजस्थान में सियासी बहस शुरू होने में भी देर नहीं लगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपलों की जातियां देखकर उनके तबादले किए गए, केवल इसलिए ये कांग्रेस के समय में लगे हुए हैं और जाति विशेष को भी टारगेट इसमें किया गया है। इन आरोपों का जवाब देते हुए राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उल्टा कांग्रेस को ही घेर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार के वक्त में पैसे लेकर लोगों के तबादले किए गए थे। तब अशोक जी गहलोत ने पूछा था डोटासरा जी की उपस्थिति में कि हमारे यहाँ कोई पैसे लेकर तो ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो सबने एक साथ कहा था कि हाँ पैसे लेकर ट्रांसफर होते हैं। इस दौरान कई ऐसे शिक्षकों का तबादला भी कर दिया गया जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। इस पर भी हंगामा मचा। हालांकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सफाई दी कि उन शिक्षकों को इसलिए दूसरी जगहों पर भेजा गया ताकि उन इलाकों में भी शिक्षा के स्तर में सुधार हो सके। इधर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव पर आईसीसी ने जुर्माना लगा दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव पर मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया, जिसके खिलाफ बीसीसीआई ने अपील की।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से शिकायत की थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच के बाद सूर्य कुमार यादव ने राजनीतिक बयानबाजी की थी। आईसीसी ने पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया। इसके अलावा साहिबजादा फरहान को भी वार्निंग दी गई। बीसीसीआई ने दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ आईसीसी में मैच के दौरान भड़काने वाले इशारे करने की शिकायत की थी। भारत के खिलाफ होने वाली टेस्ट मैच की सीरीज से पहले वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शमार जोसेफ टीम से बाहर हो गए। उन्हें वेस्टइंडीज की घरेलू टी20 लीग सीपीएल के फाइनल मुकाबले में चोट लग गई थी। उनकी जगह वेस्टइंडीज ने योहान लेन को टीम में शामिल किया। इंडिया ए टीम ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ लखनऊ में हुआ दूसरा टेस्ट मैच 5 विकेट से जीत लिया। इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए भारत को 412 रन का टारगेट मिला था, जिसका पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल ने नॉट आउट रहते हुए 176 रन बनाए। उनके अलावा साई सुदर्शन ने भी शतक लगाया। उधर ऑपरेशन सिंदूर से घबराए आतंकियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को छोड़कर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी अड्डे बनाने शुरू कर दिए। लश्कर तैयबा ने खैबर पख्तूनख्वा के लोअर दीर जिले में एक लंबी चौड़ी इमारत बनाने का काम शुरू कर दिया। आशंका जताई गई कि वो वहीं पर आतंकियों को ट्रेनिंग देने का काम करेगा। लश्कर से पहले हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद के ठिकाने भी खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट करने की खबर आई थी। वहां के लोअर दीर जिले में लश्कर ने करीब 4,500 स्क्वायर फीट की जगह लेकर वहां तेजी से इमारत बनाने का काम शुरू कर दिया। ग्राउंड फ्लोर का काम लगभग पूरा भी हो चुका और पहली मंजिल की तैयारी शुरू कर दी गई। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि लश्कर ने इस आतंकी कैंप की जिम्मेदारी साल 2006 में हैदराबाद धमाके की प्लानिंग करने वाले नसर जावेद नाम के आतंकी को सौंपी। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर यह जानकारी सामने आई कि इस बिल्डिंग को बनाने का काम ऑपरेशन सिंदूर के करीब 2 महीने बाद शुरू किया गया था। और इससे यह साफ हो गया कि पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने इलाके बदलना शुरू कर दिए। पहले ज्यादातर आतंकी संगठनों के कैंप पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में होते थे, लेकिन भारत की स्ट्राइक के बाद आतंकी संगठनों ने खैबर पख्तूनख्वा की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर दिया। आतंकी संगठन लश्कर ने खैबर पख्तूनख्वा के लोअर दीर जिले में एक इमारत बनाने का काम तेज कर दिया। इस इमारत की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें उस इमारत के ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा होने के बाद पहली मंजिल बनाने की तैयारी दिखी। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक लश्कर की तैयारी यहां से नए आतंकियों को ट्रेनिंग देने की है। इसी वजह से उसने लोअर दीर जिले में करीब 4,500 स्क्वायर फीट की जमीन पर यह इमारत बनाने का काम तेज कर दिया। जानकारी के मुताबिक लश्कर ने इसे मरकज जिहाद अक्सा नाम दिया और इसे चलाने की जिम्मेदारी 2006 के हैदराबाद ब्लास्ट केस की प्लानिंग करने वाले नसर जावेद नाम के आतंकी को सौंपी गई। हालांकि लश्कर इकलौता आतंकी संगठन नहीं है जिसने खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाने का फैसला किया है, बल्कि इससे पहले जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी ठिकाने भी खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट होने की खबरें आई थी। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में करीब 2 दर्जन लुटेरों ने गहने की एक दुकान में लूटपाट की। वो लुटेरे उस दुकान का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गए और वहां रखे सारे गहने लूट लिए। इस दौरान उनके बाकी साथी उस दुकान के बाहर गाड़ियों में उनका इंतजार कर रहे थे। दुकान में लूटपाट करने के बाद वो दौड़ते हुए आए और उन गाड़ियों में बैठकर फरार हो गए। उन सभी लुटेरों ने अपने मुंह ढके हुए थे और उनके हाथों में धारदार हथियार और बंदूकें थी। पुलिस के मुताबिक उनमें एक लुटेरे ने वहां फायरिंग भी की। इस घटना से उस पूरे इलाके में सनसनी मच गई, क्योंकि वो बदमाश दिन के उजाले में उस दुकान में रखे सारे गहने लूटकर भाग गए। इससे पहले करीब 2 दर्जन लुटेरे दौड़ते हुए वहां आए और सीधे उस दुकान के अंदर घुस गए। उन्होंने उस दुकान के कर्मचारियों की तरफ बंदूकें तान दी। इसके बाद उन्होंने धारदार हथियारों से वहां लगे शीशे के सारे काउंटर तोड़ दिए। वो अपने साथ बड़े बड़े बैग लेकर आए थे। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने बैग भरने शुरू किए। उन्होंने कुछ ही मिनटों में उस दुकान में रखे सारे कीमती गहने चुराकर अपने बैग में रख लिए। इस दौरान उनके बाकी साथी उस दुकान के बाहर मौजूद थे। वो गाड़ियों में उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने गाड़ियों के दरवाजे तक खोल रखे थे ताकि वो लुटेरे तुरंत गाड़ी में बैठ जाएं और वो सभी वहां से भाग निकले। और हुआ भी ठीक वैसा ही। उस दुकान में लूटपाट करने के बाद वो सभी नकाबपोश लुटेरे दौड़कर उन गाड़ियों तक आए और वहां से फरार हो गए। इस घटना से उस इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर उन लुटेरों की तलाश तेज कर दी। चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना ने अपने 62 साल पुराने लड़ाकू विमान मिग-21 को विदाई दे दी। चंडीगढ़ एयरबेस से इस विमान ने आखिरी उड़ान भरी और इसके बाद यह एयरक्राफ्ट वायुसेना से रिटायर हो गया। विदाई समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख के अलावा रक्षा मंत्रालय के कई अधिकारी मौजूद रहे। चंडीगढ़ एयरबेस से एक साथ कई मिग-21 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। उनमें एक विमान में वायुसेना प्रमुख AP सिंह भी सवार हुए।
खास बात यह कि मिग 21 लड़ाकू विमान साल 1963 में चंडीगढ़ में ही वायुसेना में शामिल किया गया था। उसने साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध से लेकर साल 1971 की जंग और फिर कारगिल युद्ध और बालाकोट एयर स्ट्राइक तक में अहम भूमिका निभाई थी। लड़ाकू विमान के विदाई समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिग 21 की उपलब्धियां गिनाई और इससे जुड़े अभियानों को याद किया। कार्यक्रम में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कदम रखने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला भी मौजूद रहे। इस दौरान लड़ाकू विमान मिग 21 के साथ ही कई दूसरे विमानों ने आसमान में करतब भी दिखाए। और इस शानदार समारोह में मिग 21 फाइटर जेट को विदाई दी गई। पिछले 62 साल से वायुसेना का हिस्सा रहे मिग 21 लड़ाकू विमानों ने चंडीगढ़ एयरबेस से आखिरी उड़ान भरी। इसके बाद ये वायुसेना से रिटायर हो गया। मिग 21 विमान 1963 में चंडीगढ़ में ही वायुसेना में शामिल हुआ था। इसका इस्तेमाल 1965 के भारत और पाकिस्तान युद्ध से लेकर 1971 की जंग में भी किया गया था। इसके बाद करगिल युद्ध और बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी इसने बड़ी भूमिका निभाई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिग 21 लड़ाकू विमान से जुड़े कई अभियानों को याद किया। 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब मिग 21 ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो। चंडीगढ़ में हुए इस कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल हुए। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने तो एक मिग 21 विमान में उड़ान भी भरी। इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कदम रखने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला भी समारोह का हिस्सा बने। इस दौरान मिग 21 विमान के अलावा वायुसेना के कई दूसरे लड़ाकू विमानों ने आसमान में एक से बढ़कर एक कई करतब दिखाए। उनके करतबों को देखकर वहां मौजूद लोगों ने खूब तालियां बजाईं। सौभाग्य की एक बात यह कि मिग विमान रिटायर हो गया, ये तो आपने सुन लिया, लेकिन इसकी जो कहानी कभी नहीं रिटायर होगी वो पब्लिक में बहुत से लोग नहीं जानते, या जानते भी हैं तो बस सरसरी तौर पर जानते हैं। और एक हकीकत यह भी है कि दूसरे देशों के युद्धों की कहानियों की इतनी मार्केटिंग होती है कि हमारे बच्चे क्या, हम खुद अपने जाबाजों को अच्छी तरह नहीं जानते। लेकिन बहुत जरूरी है, मिग विमान रिटायर हो रहा है तो उसका वो कारनामा जानना बहुत जरूरी है जिसकी वजह से आज हर हिंदुस्तानी का सर फख्र से ऊंचा है। कहानी 1971 की, 1971, ये तो सब जानते हैं। 1971 में पाकिस्तान की सेना ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। लेकिन वो कौन सा पड़ाव था युद्ध का जिसकी वजह से एक देश की सेना ने सरेंडर कर दिया? इस डींगे हाँकने वाले पाकिस्तान की फौज के 93,000 सैनिकों के सर कैसे झुके थे वो तो जान लीजिए। ये मिग 21 की वो कहानी थी जो पीढ़ियों तक सुनाई जानी चाहिए। वो दिन था 14 दिसंबर का, 14 दिसंबर 1971। भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ था 3 दिसंबर को। ये तो आप जानते ही हो कि तब तक पाकिस्तान 2 हिस्सों में था। जहां बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था और बंगाली पाकिस्तानियों पर इस तरफ के पश्चिम पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तानी सेना जुल्म ढा रही थी। चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान यानी शेख हसीना के पिता जीत गए थे और उधर के पाकिस्तान वालों को यह मंजूर नहीं था कि बंगालियों का राज हो जाए। तो मोटे तौर पर कहानी यह थी कि बंगालियों पर पाकिस्तानी फौज ने जुल्म ढा दिया। मतलब इस हद तक जुल्म की सेना अपने ही देश की महिलाओं के रेप कर रही थी, नरसंहार कर रही थी। लोग भागकर भारत वाले बंगाल में आ रहे थे और फिर बंगालियों ने अपने लड़ाके खड़े किए। उनकी टुकड़ी का नाम था मुक्ति बाहिनी। हालात वहां बिगड़े तो पाकिस्तानी सेना ने जंग छेड़ दी भारत के खिलाफ, यह मानते हुए कि भारत पर दोनों तरफ से वार करेंगे तो भारत लड़ नहीं पाएगा और पूर्वी पाकिस्तान में उठे विद्रोह को भी वो इसी बहाने कुचल डालेंगे। खैर, 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ और उसकी कहानी तो आपने शायद सुनी होगी कि एक के बाद एक हर मोर्चे पर पाकिस्तान हारता गया। 11 दिन हो चुके थे उसके बाद, भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी, लेकिन ढाका पर पाकिस्तान का ही कब्जा था। 14 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू होने के 11 दिन बाद को सुबह 10:40 पर भारत में सिलीगुड़ी के पास कलाईकुंडा एयरबेस पर एक सिग्नल्स के टेंट में हलचल हुई। सिग्नल्स यानी वो लोग जो रेडियो सिग्नल इंटरसेप्ट करते थे। वहां वो रेडियो ऑपरेटर हर तरह के रेडियो सिग्नल पर नजर रखते थे दुश्मन के। उनके कान लगातार स्कैनर पर लगे हुए थे कि उन्होंने एक पाकिस्तानी फ्रीक्वेंसी पर एक सिग्नल की आवाज सुनी। बातचीत हो रही थी, लेकिन वो पहचान गए ये फौजियों की युद्ध वाली वॉकी टॉकी की बातचीत नहीं थी, ये तो कोई फोन की बातचीत थी। भारतीय रेडियो ऑपरेटर के कान खड़े हो गए। ये तो पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर अब्दुल मुतालिब मलिक के असिस्टेंट की आवाज थी। वहां जो पाकिस्तान की सरकार की तरफ से लगाए गए थे अब्दुल मुतालिब मलिक, उनके असिस्टेंट की आवाज थी। वो किसी से कह रहे थे कि भारतीय टैंक ढाका की तरफ बढ़ रहे हैं।
तो गवर्नर ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। भारतीय रेडियो ऑपरेटर ने बातचीत का सिग्नल पकड़ लिया था, उसको साफ सुनाई दे रहा था। ढाका में गवर्नर ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने वहां के इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, यूएन के लोगों को भी बुलाया था और अपने सारे मंत्रियों को भी। बड़ी मीटिंग होने वाली थी, ढाका के गवर्नर हाउस में मीटिंग होने वाली थी। पूर्वी पाकिस्तान को चलाने वाले सारे पाकिस्तानी गवर्नर समेत उस मीटिंग में होंगे। भारत का रेडियो ऑपरेटर हेडफोन लगाए सब सुन रहा था। वो चौंक कर अपनी सीट से खड़ा हो गया। सुबह के 10:40 हो रहे थे। मीटिंग कितने बजे थी? 11 बजे। 11 बजे यानी सिर्फ 20 मिनट बाद तुरंत सेना के ईस्टर्न एयर कमांड को खुफिया इंटेलिजेंस टेलीटाइपराइटर से भेजी गई। ईस्टर्न एयर कमांड को शिलोंग में 5 मिनट के अंदर इंटेलिजेंस की यह जानकारी पहुंच गई एयर कॉमोडोर के पास। आजकल की तरह कोई सैटेलाइट की तस्वीरों और डिटेल का जमाना नहीं था, मैप वाला का जमाना नहीं था। सैटेलाइट से कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ बातचीत थी जो पकड़ी थी रेडियो ऑपरेटर ने। वो थी कि 11 बजे बड़ी मीटिंग होने वाली है गवर्नर हाउस में। 10:45 तब तक हो चुके थे, यानी 15 मिनट बाकी थे मीटिंग शुरू होने में। एयर कॉमोडोर ने एकदम फैसला लिया, सीधा संदेश दिया एयरबेस को, हमला कर दो गवर्नर हाउस पर। ऑर्डर था स्क्वाड्रन नंबर 28 को, 4 जांबाज MiG-21 पायलटों की चौकड़ी को। चार्ज को लीड कर रहे थे 35 साल के विंग कमांडर भूपेंद्र कुमार बिश्नोई, जिन्हें यह नामुमकिन सा काम दिया गया। 10:50 हो चुके थे। 10:50 ग्राउंड क्रू ने एयरबेस पर खड़े चारों MiG-21 तैयार करने शुरू किए। एक एक मिनट कीमती था। हर मिग विमान पर 2 रॉकेट पॉड लगाए गए। रॉकेट पॉड मतलब जिसमें रॉकेट भर कर ले जाते हैं। एक पॉड में लोड किए 16 रॉकेट, यानी एक प्लेन में 32 रॉकेट, यानी 4 प्लेन पर लदे 128 रॉकेट। बाकी चेकलिस्ट देखने का टाइम नहीं था प्लेन की तैयारी का। पायलटों ने अपने जी सूट पहने, भागते हुए हेलमेट पहनते हुए चारों प्लेन पर सवार हो गए। याद रखिए, जीपीएस का जमाना नहीं था। कोई सैटेलाइट नहीं बताने वाली थी कि ढाका में गवर्नर हाउस है कहां। वो गवर्नर हाउस जाके ढूंढना था ढाका में। टूरिस्ट गाइड पर जैसे नक्शे होते हैं ना, वैसे नक्शों के पन्ने पायलटों ने अपने घुटनों के ऊपर चिपकाए, क्योंकि वो बैठ रहे थे और वहां नीचे नक्शा पेपर पे चिपका हुआ घुटनों पर, वो देखना था। विंग कमांडर बिश्नोई लीड कर रहे थे। उन्होंने अपनी नक्शों की किताब साथ रखी, उसमें ढाका के पन्ने पर उन्होंने मार्क कर लिया गवर्नर हाउस कहां है। चारों MiG-21 के तुमांस की इंजनों ने हुंकार भरी और तब तक 10:55 हो चुके थे। बिश्नोई ने रेडियो पर मैसेज दिया, 4 शिप्स ग्रीन लॉन्चिंग। 11 बज गए। चारों मिग दौड़ पड़े रनवे पर। मिग ऊपर की तरफ उठे और टेक ऑफ। स्पीड 0 से 600 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। बिश्नोई ने संदेश दिया, लो एंड फास्ट, यानी तेज चलो लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं उड़ो। सिर्फ 500 फीट की ऊंचाई पर चारों बढ़ चले कलाईकुंडा से ढाका की ओर। 320 किलोमीटर दूर असम के चाय बागानों के ऊपर से दहाड़ते हुए तेजगांव का पाकिस्तानी अड्डा आने वाला था, यानी रेडार आने वाले थे। पाकिस्तानी रेडार मिग को पकड़ सकते थे। बिश्नोई ने संदेश दिया, लो यानी नीचे और नीचे आओ। चारों मिग 400 फीट की ऊंचाई पर आ गए। लो और नीचे 300 फीट पर आ गए, 200 फीट पर आ गए। रेडार से बचना था, बिल्कुल जमीन से एक तरह से चिपक कर उड़ रहे थे। कलाईकुंडा से तीस्ता नदी के ऊपर बोगरा के रास्ते से कट कर निकलते हुए चारों मिग दहाड़े जा रहे थे। ब्रह्मपुत्र नदी का जमुना वाला मोड़ आया ढाका के उत्तर में। बिश्नोई ने अपना मिग डिप किया। पास के खेतों में भैंसें दौड़ पड़ी, इतना जमीन के करीब से उड़ रहा था प्लेन। मिग के जादूगर विंग कमांडर बिश्नोई उड़ा रहे थे। तेजगांव का पाकिस्तानी अड्डा आ गया। रेडार की रेंज के नीचे से चारों मिग निकले। एक एंटी एयरक्राफ्ट गन ने पकड़ा भी, फायर किया, लेकिन हमारे जांबाजों ने मिग विमानों को ऐसे स्वर्व किया कि फायर छू भी नहीं पाई। चारों ने उसकी स्पीड बढ़ाई 900 किलोमीटर प्रति घंटा। 11:15 बज गए। ढाका नजर आने लगा। बूढ़ी गंगा नदी को चारों ने पार किया और दिखा गवर्नर हाउस का गुंबद। बिश्नोई ने गुंबद का एक चक्कर लगाया, यानी देखकर कंफर्म किया कि यही है गवर्नर हाउस। यहां मीटिंग चल रही है। अंदर मीटिंग चल रही थी गवर्नर की, अंदर मीटिंग चल रही थी यूएन के अधिकारियों के साथ। और बाकी तीनों को संदेश दिया, टैली हो बॉयज, वेपन्स फ्री, यानी चलो मारते हैं इनको। 11:20 हो चुके थे। बिश्नोई प्लेन को 1000 फीट की ऊंचाई पर ले गए और नीचे की तरफ मिग को 30 डिग्री के एंगल पर मोड़ा और डाइव मार दी गवर्नर हाउस की तरफ। पहले बिश्नोई ने अपने 32 रॉकेट दाग दिए छत पर। अंदर मीटिंग में लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। छत में विस्फोट हो गया। रूम का झूमर आकर टेबल पर गिर गया। 10 सेकंड बाद एक साइड से एक और मिग आया, दूसरी साइड से दूसरा मिग आया। धड़ाम धड़ाम 32 रॉकेट उन्होंने दाग दिए। छत गिर गई गवर्नर हाउस की, बीम लटक गई। गवर्नर मलिक की चीख निकल गई। फाइलें हवा में उड़ गई। पाकिस्तानी टेबल के नीचे रेंगते हुए गए। 25-30 सेकंड में आ गए 24 साल के अगले मिग फाइटर। उन्होंने गवर्नर हाउस की साइड की दीवार पर सटीक निशाना साधा। दीवार गिर गई। यूएन के अधिकारी जॉन केली मीटिंग में थे। वो अपनी जान बचाने को
गुलाब के बगीचे की तरफ भागे और चारों मिग अपने 128 रॉकेट दागकर सीधा ऊपर की तरफ निकल गए और छोड़ गए गवर्नर हाउस को तबाह करके। सिर्फ 55 सेकंड में 55 सेकंड में खेल खत्म। 55 सेकंड में 128 रॉकेट उसी रास्ते से वापस जमीन से चिपक कर चलते हुए वापस तेजगांव में एक पाकिस्तानी सेबर जेट ने पीछा भी किया लेकिन पकड़ नहीं सका। लेकिन 4 मिग 55 सेकंड में 128 रॉकेट दागकर पाकिस्तान की ऐसी रीढ़ तोड़ कर आए कि गवर्नर मलिक के हाथ कांप गए 55 सेकंड में। वहां जो फाइलें उड़ी थी, कहते हैं उन्हीं में से एक पन्ना निकालकर कांपते हाथों से वहां के पाकिस्तान के गवर्नर ने अपना इस्तीफा लिख दिया। वहीं उनके साथियों ने वहां आए यूएन के अधिकारी से कहा कि हमें अपनी शरण में ले लो। और खैर उसके 2 दिन बाद तो 16 दिसंबर को तो भारतीय सेना ने ढाका में सरेंडर ही करवा दिया था। वो कहानी तो सब जानते हैं। लेकिन 14 तारीख को 15 मिनट के नोटिस पर मिग विमानों ने जो कारनामा करके गवर्नर हाउस को न दहलाया होता तो शायद कहानी वैसी न होती। याद रखिएगा नाम, विंग कमांडर भूपेंद्र कुमार बिश्नोई, और उनके साथ याद रखिएगा नाम उनके भरोसेमंद का, MiG-21। जय हिंद। 100 बात की एक बात। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दवाओं पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दवाओं पर 100% टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का ऐलान कर दिया। ये नई दरें 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगी। भारत की कंपनियों पर भी इसका असर पड़ सकता है। हालांकि अमेरिका में दवा बनाने वाली कंपनियों को इससे छूट दी जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ ऐलान से भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 733 अंक गिर गया तो निफ्टी भी 236 अंक गिरकर 24,654 पर आ गया। इस गिरावट की वजह से निवेशकों को करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा गिरावट फार्मा, आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के शेयरों में रही। असमिया गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई। पुलिस ने संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस की एक टीम ने जुबिन गर्ग के मैनेजर के घर भी छापा मारा। 19 सितंबर को सिंगापुर में जुबिन गर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। संगीतकार शेखर ज्योति भी जुबिन गर्ग के साथ सिंगापुर ट्रिप पर गए थे। इधर मुंबई के पास महाराष्ट्र के ठाणे में कोर्ट परिसर के अंदर ही कुछ कैदियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस 8 कैदियों को पेशी के लिए वहां की कल्याण कोर्ट में लेकर गई थी। पेशी के बाद उन कैदियों को वापस जेल में ले जाने के लिए एक गाड़ी बुलाई गई, लेकिन उस गाड़ी में जगह काफी कम थी। ये देखते हुए एक पुलिसकर्मी ने उन आरोपियों को पीछे जाकर बैठने को कह दिया। दावा किया गया इसी बात पर उनमें 4 आरोपी भड़क गए और उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। और इसके बाद पुलिस और उन कैदियों के बीच कहासुनी हो गई। उनमें एक कैदी एक पुलिसकर्मी के ऊपर चिल्लाता नजर आया। उसका गुस्सा देखकर ऐसा लगा जैसे वो मारपीट कर देगा। इसके बाद वहां मौजूद बाकी पुलिसकर्मियों ने उसे संभालने की कोशिश की। काफी देर तक पुलिस और उस कैदी के बीच बहस चलती रही। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर गाली गलौज भी हुई। इस घटना के बाद पुलिस ने उस कैदी और उसके 3 साथियों के खिलाफ पुलिस पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक 8 आरोपियों को पेशी के लिए कल्याण कोर्ट लाया गया था। पेशी खत्म होने के बाद उन 8 कैदियों को वापस जेल ले जाने के लिए एक गाड़ी बुलाई गई। दावा किया गया कि उस गाड़ी में जगह कम थी। ऐसे में एक पुलिसकर्मी ने उन कैदियों को पीछे जाकर बैठने को कह दिया। आरोप लगा इसी बात पर उनमें 4 कैदी भड़क गए और उन्होंने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। उधर दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में 50 साल के एक खिलाड़ी ने स्केटबोर्डिंग में नया रिकॉर्ड बना दिया। वहां सांद्रो जियस नाम के उस खिलाड़ी ने ब्राजील के पोर्तो एलेग्रे शहर में स्केटबोर्डिंग के दौरान नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। वो दुनिया के सबसे तेज स्केटबोर्डिंग करने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 22 मंजिला इमारत से स्केटबोर्डिंग करते हुए नया इतिहास रच दिया। अपने स्केटबोर्ड के साथ वो करीब 70 मीटर की ऊंचाई से नीचे की तरफ आए। इस दौरान उनकी रफ्तार करीब 104 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जिससे उन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जैसे ये हुआ, उनके समर्थक खुशी से झूम उठे और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। नया रिकॉर्ड बनाने के बाद सांद्रो जियस की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि कुछ ही सेकंड में वो 22 मंजिला इमारत से स्केटबोर्डिंग करते हुए नीचे उतरते नजर आए। इस दौरान सांद्रो जियस नाम के उस खिलाड़ी को देखने वालों की भीड़ लग गई। उनके समर्थक उनका उत्साह बढ़ाते दिखे। इस प्रतियोगिता के दौरान उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया। हालांकि वो बड़ी आसानी से हवा को चीरते हुए प्लेटफॉर्म से जमीन तक पहुंच गए और सबसे तेज गति में स्केटबोर्डिंग करने वाले खिलाड़ी बन गए। इसके बाद उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इस दौरान सांद्रो जियस के जानने वाले भी खुशी से चिल्लाते दिखे और उन्हें गले लगा लिया।
जानकारी के मुताबिक सांद्रो जीएस करीब 70 मीटर की ऊंचाई से स्केट बोर्डिंग करते हुए नीचे आए। उन्होंने करीब 104 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वहां स्केट बोर्डिंग की और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। After 13 years, I made it. I made the Red Bull building drop. जानकारी के मुताबिक सांद्रो जीएस जिस इमारत से स्केट बोर्डिंग करते हुए नीचे आए उसकी ऊंचाई करीब 89 मीटर है। हालांकि उन्होंने 70 मीटर की ऊंचाई से स्केट बोर्डिंग शुरू की थी और पलक झपकते ही वो नीचे आ गए। और अब खुशियों के रंग भर देने वाली खबर, राजस्थान के बाड़मेर में सरकार ने जल सेतु ऐप लॉन्च किया। जिला प्रशासन की ओर से तैयार किए गए इस ऐप के जरिए लोगों को घर बैठे ही पानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इसके अलावा इस ऐप की मदद से पानी की समस्या वाले इलाकों में रहने वालों की लोकेशन पता चल जाएगी और उनके नजदीकी केंद्र से उन्हें पानी की सुविधा मिल सकेगी। और पानी से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने जल सेतु ऐप की शुरुआत की। इस ऐप के जरिए पानी से जुड़ी जानकारी और समस्याओं का हल निकाला जाएगा। बाड़मेर में जल सेतु ऐप को लॉन्च करने के दौरान राज्य के मंत्री जोराराम कुमावत समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान जिला अधिकारी ने उन्हें इस ऐप की खासियत बताई। हमारे नागरिकों को पानी संबंधित क्षेत्र में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे पाए, उसके लिए ये ऐप नहीं है। जानकारी के मुताबिक इस ऐप की मदद से यूजर अपनी लोकेशन डालने के बाद पानी की सप्लाई का रियल टाइम शेड्यूल देख पाएंगे। जल सेतु ऐप के जरिए उन्हें पानी से जुड़ी सभी तरह की समस्याओं का हल घर बैठे मिल जाएगा।